वो 2005 का मैंने लेटर दिखाया। अभी ये इन्होंने 2015 में, मैं मई में भोपाल गई थी, मेरी कज़िन की शादी थी, तो वो भी मैं एविडेंस दिखाऊंगी। इन्होंने ही रिज़र्वेशन करवाया था और मैं घर छोड़ के नहीं गई थी। हाँ, मेरी कज़िन की शादी थी मई में, शायद 20 तारीख की, और फिर जून में एक और शादी थी 12 तारीख की, तो मैं दोनों अटेंड करके आने वाली थी। और उस टाइम हम लोगों की बात चल रही थी कि तुम मारपीट नहीं करोगे मेरे संग। इनके पेरेंट्स आने वाले थे। उस बात को लेके दिसंबर 2014 से हमारी बात चल रही थी, जिसमें इसने गाली देके बोला था कि हरामजादी मैं तो मारूंगा। तो वो दिसंबर 2014 तक जो मैंने मेहनत करी इनके संग, वो पानी हो चुकी थी। मतलब इनको ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे संग हाथ घिस रही है, ये सर मेरे इशारों पे भागती है, सब चीज़ अच्छा करती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं करूँगी माँ बाप की सेवा, तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, तुम बस मारना नहीं। उनके इशारे पे वो पिटवाते हैं, वो बात श्योर है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो तब से मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी कि अभी मैं क्या करूं, कैसे, किससे हेल्प मांगूं। तो मैं 2014 की 31 तारीख को मैंने इनसे बोला कि मेरा रिजर्वेशन करो, मुझे मम्मी के पास जाना। मैंने 4 साल से अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी तुम्हारे मना करने पे, और अभी अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आके रह सकते तो मैं अपने माँ बाप से संबंध क्यों मतलब ख़त्म करूँ तुम्हारी वजह से। तुम रिस्ट्रिक्ट करते हो इसलिए। तो तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आके रह रहे हैं तो मुझे भी थोड़े दिन मेरे पेरेंट्स के पास जाने दो। तो 1 जनवरी 2015 को मैं 15 दिन के लिए मायके गई थी। फिर मैं वापस आ गई। अब इसको ये तो पता है कि परमानेंटली मुझे यहीं पे इन्हीं के पास रहना है, तो टॉर्चर करते रहेंगे, ये कहाँ जाएगी ये इस तरह से। तो फिर मुझे मई में शादी में जाना था। तो मई में मैं जब शादी में गई तो ये भी गए, सेम ट्रेन से हम लोग गए थे। मैं भोपाल उतरी थी और ये बेटू को लेके झांसी गए थे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से मिलवाने और के साथ रहने के लिए। तो 5-1 दिन आर्या वहाँ पे था इनके साथ में झांसी में। उनके रिलेटिव वगैरह वहाँ पे हैं, कोई मौसी के बेटे हैं जो पापा जी मम्मी जी के पास में रहते थे। तो बच्चा वहाँ गया है, उन लोगों से मिला है, उनके बच्चों से मिला है, साथ में खेला है, घूमा है। 2015 मई की बात है ये, ठीक है। फिर 20 तारीख को शादी में हमें जाना था। तो ये स्टेशन वहाँ झांसी से आर्या को मेरे पास 19 तारीख को छोड़ के चले गए थे कि शादी में आर्या जाएगा मेरे संग। और फिर ये पेरेंट्स को लेके सूरत डायरेक्ट झांसी से चले गए थे और मैं शादी में रुकी हुई थी। तो हम लोगों के फ़ोन पे बात चल रही थी। ये बोल रहा था मैं तो मारूंगा, इतने साल से मारता आ रहा हूँ, तो अब क्यों तुमको ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा अभी मैं हाथ घिस घिस के तुमको दिखा दिया है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मुझे कोई केस फाइल नहीं करना है, मुझे शांति से शादी निभानी है, और तुम भी इसमें सपोर्ट करो। मारपीट नहीं चलेगी, ना तुम्हारे माँ बाप के कहने पे, ना तुम्हारे वर्बल कहने पे। और ये बोल रहा था नहीं मैं तो मार के ओके हूँ। और उस टाइम पे इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं तो मारूंगा, मैं मार के ओके हूँ, ठीक है, इसी तरह से रहने की तुम आदत डाल लो। तो इन्होंने वहाँ आर्या का एडमिशन 8th में करवा दिया था रायन में, सूरत में। इन्होंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो फ़ी होती है, फर्स्ट टर्म की फ़ीस हमने पे कर दी थी, उसकी बुक्स आ गई थी। इन्होंने उसकी TC निकलवा के मुझे भेज दिया जून में, ठीक है। मैं 1 महीने के लिए गई थी, वो श्योर था। मेरा 10 तारीख का रिजर्वेशन था, लेकिन 12 तारीख की जो शादी थी जून की, उसके लिए मैं 2 दिन और रुकी थी कि मैं इसके बाद जाऊंगी। इन्होंने वो 10 तारीख के पहले ही आर्या की TC में डेट भी डली है, कौन सी डेट पे उन्होंने TC मांगी है स्कूल से, और वो भी इसमें है। और ये लेटर मुझे लिख के भेजा, अभी मैं ये लेटर रीड करूँगी। तो कीर्ति, आज शायद हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ हम शांति से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं इनको मारने को मना कर रही हूँ, और ये पूरा जो ये ब्लेम गेम है ना, ये मेरे ऊपर डाल रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। इनके माँ बाप पिटवाते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे मायके वाले, इनके रिश्तेदार सब जानते हैं, ठीक है, सबको पता है। और इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं ये पोस्ट करूँगी वहाँ सब लोग कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि मैं 4 लोगों से कुछ और बात कर रही हूँ, 4 लोगों से कुछ और बात कर रही हूँ, और 15 लोगों से कुछ और बात कर रही हूँ। जिनके संग ये आदमी सोता है उनसे कुछ और बोलता है, मेरे मायके तरफ के लोगों से मिलता है तो कुछ और बोलता है, अपने मायके तरफ से कुछ और बोलता है। प्लेटफॉर्म पर बोल रहा है ये मेरा मर्डर करना चाह रही है, फिर बोल रहा है मेरी मम्मी का मर्डर करना चाह रही हूँ। और इनके ख़ानदान में क्या चल रहा है कि मारो बीवी को, दूसरे लेके आओ, कुछ नहीं बिगड़ता है। एक को भगा दो, दूसरी को लेके आओ, कुछ नहीं बिगड़ता है। और ये मेरे फैमिली पे ब्लेम डाल रहे हैं कि इनकी फैमिली ख़राब है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ शादी के कपड़े लेके गई थी, शादी में गई थी क्योंकि 1 महीने जो रुकना था उतने कपड़े लेके गई थी। उसके बाद ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं घर छोड़ के गई हूँ और वापस नहीं लौटने वाली, इसलिए ये सेक्शन 9 या लीगल जो है वो थ्रेट करने के लिए उन्होंने लेटर लिख के भेजा था,
ठीक है। मैं नहीं जानता हमारी शादी का क्या अंजाम होगा। ये रोज़ मुझे डिवोर्स की धमकी देते थे। इनको नहीं पता कि शादी का क्या अंजाम होगा। कहीं तो इनके भी एफर्ट में कमी होगी ना। ठीक है। चाहता हूँ एक बार साथ गुजारे पलों को दोबारा याद करें। 13 साल के साथ का और उन पलों का जो हमने मिलकर बिताए हैं उन्हें दोबारा जीऊँ। अभी फिर इनके पास कुछ मतलब दिल से कहने को नहीं है, तो ये एल्बम लेके बैठ गए और ये उसमें से इनको चीज़ें मिली, क्योंकि इनको फेक हैं और रियल दिखाना है। तो कैसे ये अनुभव जो होते हैं अपने दिल के, वो 2 पन्ने के लेटर में भी निकल के आ जाते हैं, जो दिल से बात इंसान करता है। इन्होंने मुझे ये 5 पेज 6 पेज ये 7 पेज का लेटर लिख के भेजा, लेकिन इनको इसके लिए एल्बम निकालनी पड़ी, जिसमें से देख देख के फिर लिख रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। ये अपने दिल से नहीं शेयर कर रहे कुछ भी। जनवरी 2002 यह वो महीना था जब हम ज़िंदगी के एक अनोखे अनुभव से गुज़र रहे थे। किसी के फ़ोन का हमेशा इंतज़ार रहता था। फ़ोन करने का कभी भी मन नहीं फ़ोन रखने का कभी भी मन नहीं करता था। मुझे एक ऐसा साथी मिला था जिससे मैं अपने सारी बातें बांटना चाहता था। ज़िंदगी भर एक पल भी ऐसा न था जब दिल में JSR का ख्याल ना आता हो। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी प्यार करने वाला कोई बनाया है। फरवरी 2002 पहला प्रेम पत्र। बहुत सारी आशाएं इसी महीने में मुझे मिली। अपने ऊपर अभिमान हुआ कि कोई मेरे लिए 3 बजे रात तक जाकर खत लिख रहा है, और वह भी इसलिए कि यह सारी बातें हमेशा याद रहें। हमारी पहली रात जब मैंने अपने 26 साल के जीवन की सबसे सुहानी और यादगार महसूस की। मैंने 26 साल तक स्वयं को शायद तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखा था। उस रात मैंने अपने दिल के सारी बातें तुमसे शेयर की थीं। तुम्हारे बंद आँखों में मैंने अपनी जगह तलाश ली थी। तुम्हारे कांपते हाथों में पहली बार मैंने अपने लिए संबोधन सुना था। तुम्हें सीने से लगाने पर मैंने जाना कि तुम मेरे लिए जीवन में क्या स्थान रखती हो। उस रात मैंने तुमसे अपने को बांटा था और तुम मेरे जीवन का एक हिस्सा बनी। जीवन में पहली बार सांसों की गर्मी महसूस की थी मैंने। शायद वह क्लिंग ऐसी थी कि शब्द कम पड़ रहे हैं। फीलिंग। हमारे जीवन की शुरुआत के लिए देवी माँ ने हमें कटरा बुलाया। फ़ोटो एल्बम से लग रहा है कि मानो कल की ही बात हो। इन्होंने मुझे कटरा के जो होटल में हम रुके थे, तो दर्शन करके आए हम लोग। 1 तारीख को दर्शन किए थे, 1 मार्च को हमने दर्शन किए थे। 2 तारीख को मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया। मैं बाथरूम में ही जा रही थी, इन्होंने मुझे सडनली धमकी दी कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स दे सकता हूँ। मतलब इनको यह हुआ कि हनीमून पीरियड तो ख़त्म हो गया, इसका पीरियड स्टार्ट हो गया। और मैं चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस रही थी, उस टाइम इन्होंने मुझे ये धमकी दी। इनका मूड ऑफ हो गया होगा या जो भी हुआ, या क्या बैक माइंड में ये लेके चल रहे थे ये कहानी। तो जो ये दिखा रहे हैं कोर्ट में दिखाने के लिए वो लिखी हुई है। लेकिन इन्होंने मुझे सेम टाइम पे कि सुनो ऐसा है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स दे सकता हूँ। ये हनीमून की बात है और ये जो दिखा रहे हैं वो आप सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं। ठीक है। जब रास्ते में बारिश के कारण तुम्हें ठंड लगी तो पहली बार मुझे डर लगा और देवी माँ से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक करें। तुम्हारे साथ वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई लगा यूं कट गई। जब रात जम्मू होटल में गुजारी, ज़िंदगी के मायने महसूस किए। वो कमरा और उसमें तुम आज भी महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे खुले बाल और झुकी नज़रें मेरे दिल की गहराइयों में बस गई हैं। इसके बाद भी आदमी मुझे धमकी देता था कि मैं कॉल गर्ल्स के पास जाऊंगा। पहली होली तुम्हारे साथ जब तुम्हें
रंग लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तुम्हारे चेहरे को कोई नुकसान ना हो जाए। शायद उस दिन पहली बार गोद में उठाने पर तुम बहुत शर्माई भी थी और मुझसे बाद में शिकायत भी की थी। वो होली बहुत बहुत ख़ास थी। शायद हम लोग और करीब आ गए थे। अभी इनको शायद है, हाँ, इनको क्लियर नहीं है। दिसंबर 2002 वह महीना ऐसा था जब हम परिवार बने। जब नर्स ने बेटू को मेरे हाथों में दिया तो मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाया। जब आंसू पहुँचे तो दिखा कि वो तो फूलों से भी नाजुक और कोमल है। सेम टाइम में ये मेरे संग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, माँ बेटे टॉर्चर कर रहे थे जैसे मैंने कुछ गुनाह किया है इनके घर में शादी करके, और फूले फूले घूम रहे थे। अच्छा, इनकी मम्मी खाना लेके आई थी, ये हॉस्पिटल में थे एक दिन और मेरी माँ रुकी हुई थी, तो सिर्फ सिंगल टिफ़िन खाना आया था इनके लिए। मेरी माँ रुकी थी, उनके लिए इनकी मम्मी ने खाना नहीं भेजा। एक गुलाब जामुन आया था उनके टिफ़िन में, ठीक है। तुम्हें मन से 1000 थैंक्स दिए थे और तुम्हारे लिए प्यार के साथ सम्मान और अपनापन बढ़ गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मन में हजारों उम्मीदें उमड़ रही थीं और ऐसा लगा जैसे जीने का लक्ष्य मिला हो। मैंने उस दिन यह सोचा था कि इसे और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि सारी दुनिया उसमें समा जाएगी। मैंने किसी दिन इतना प्यार इनसे महसूस नहीं किया, इवन जिस दिन ये बात करें, जिस दिन की, उस दिन भी नहीं। उस दिन भी ये अपने माँ बाप के कहे में कॉन्फ्लिक्ट करते थे। मेरे घर में आके, मेरे मायके में आके मेरा पूरा 1.25 महीना मेरे मायके में बीता है और ये आते थे, मेरे पास सोते थे और बेटू को बोलते थे कि तुम साइड में सुलाओ। दिसंबर की ठंडी, जनवरी की ठंडी है ना, बच्चे को बीच में मत सुलाओ। आप सोचो, न्यू बॉर्न बेबी है, टेम्परेचर पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ये आदमी बोल रहा है कि तुम बीच में लेटो और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको साइड में लेटाओ। मेरे मायके में आके सोता था ये कन्फाइनमेंट पीरियड में। आज भी जब बेटू का हूँ बोलना याद आता है, ये सब फ़ोटोज़ लगी हुई हैं आर्या के एल्बम में, वो ये देख देख के ये लिखे हैं यहाँ पे। बोलना याद आता है तो लगता है काश वही पुराना समय वापस आ जाए, जब वह छोटा सा गोदी में समा जाता था। पहली बार नर्मदा जी में वो घर पर नहाना आज भी मिस करता हूँ। वो छींद वाले हनुमान जी की कृपा है जो हम सब इस लायक हैं। इन्होंने मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मैं प्लान कर रही थी शादी के तुरंत बाद, एक आध वीक 2 वीक जब थोड़ा कंफर्ट हुआ तो बात करी कि बच्चा प्लान करना है, तो इन्होंने मुझे बोल दिया, ये क्लैरिकल SBI में क्लैरिकल एग्ज़ाम पास थे, ये PO की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला, और बच्चा प्लान नहीं करेंगे ऐसा मुझे बोला। फिर उन्होंने मुझे इनकी जो अलग से प्लानिंग, इनकी पर्सनल प्लानिंग जो चल रही थी, उस हिसाब से इनने मुझे ये बोल के कि कॉन्डोम इनको पसंद नहीं आते, मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब मैं डर में कि ये मुझे चिल्लाएंगे कि मैं क्यों प्रेग्नेंट हो गई, मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा, तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में, मेरा पीरियड मिस हुआ तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि क्या करना है। इस बंदे ने मुझे भरोसा ही नहीं दिलाया कि बच्चा उसे चाहिए। मैंने कहा तुम मना कर रहे थे, तुम्हें PO की तैयारी करनी है, बच्चा आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो क्या करूँ। मतलब ये वीकेंड पे ही आते थे बख्तरा से भोपाल और मैं इनके पेरेंट्स के संग रहती थी। तो मैंने संडे को ये सबको मिठाई खिला रहे, जब डिक्लेयर हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इनने तो मना किया था प्रेग्नेंट होने के लिए, फिर ये मिठाई कैसे खिला रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुमको PO की तैयारी करनी है, बच्चा आएगा तो फाइनेंशियली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तुम्हारी और तुम्हें ध्यान भी देना पड़ेगा। और जो घर में माँ बाप इनकी हरकतें कर रहे थे मेरे संग के, किचन में से चाय के लिए दूध और खाने में ये वो नुक्स वगैरह, तो वो अलग चल रहा था टेंशन। तो ये एकदम कोल्ड वे में 2 मिनट में बिना सोचे ये बोल के बेडरूम से निकल गया कि तुमको रखना है तो रखो, नहीं तो अबॉर्शन करा लो, है ना। उसके बाद ये जो मैंने अभी पढ़ा आर्या के लिए, ये सब बातें ये
यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो मेरा उस पल का डिसीजन था जब ये मुझको बोल के गए बेडरूम में से कि अबॉर्शन कराना है तो करा लो, ठीक है। और ये बात मैं अकेली गवाह नहीं हूँ, इन्होंने बेटू के सामने एक्सेप्ट करी है। जब मैं इनको आर्या को सूरत में इनके पास छोड़ के आ रही थी तो इसने आर्या को बोला है कि बेटा मैंने तो मम्मी को अबॉर्शन कराने के लिए बोल दिया था, मम्मी ने तुमको खुद सिंगल हैंडेडली पाला है, ठीक है। इन्हें 3 घंटे मेरे बच्चे के सामने मेरी धज्जियाँ उड़ाई हैं। जब मैंने बोला कि ठीक है तुम रख लो आर्या को, मुझे नहीं रखना है, मैं अकेले सुकून से जीना चाहती हूँ, मारपीट नहीं चाहिए मुझे, मैं अहमदाबाद वाले घर में जाके रहती हूँ। तो इनको कामचोर इंसान है आदमी ने कभी बच्चे का हेल्प नहीं किया बच्चे को पालने में मेरी, मुझे मालूम था ये नहीं रखेगा। 3 घंटे 4 घंटे उसको भड़काने के बाद उसने 5 मिनट मेरी तारीफ़ करके उसको मेरे संग रवाना कर दिया कि मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी 11 बजे उठ के भी तुमने अगर बोला है कि मुझे भजिए खाना है तो मम्मी ने भजिए बनाए हैं, रात रात भर तुम्हारी बीमारी में जागी है, मैं तो नहीं करता था, मैंने अबॉर्शन कराने को बोल दिया था, मम्मी ने तुमको सिंगल अपने डिसीजन पे पैदा किया है, सिंगल हैंडेडली पाल रही है। और ये भी बोला उसको कि इनका साथ नहीं छोड़ना, मम्मी ने मम्मी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करती है, इसका साथ नहीं छोड़ना, ये बोल के मुझे वहाँ से बेटे के संग रवाना किया। अभी ये मुझे सोशल मीडिया पे बुरा बना रहे हैं कि मैं इनके बच्चे को इनसे अलग रख रही हूँ, जबकि इन्होंने खुद अपना पल्ला काटा है क्योंकि ये रंडियों और दूसरी औरतों के संग मज़े कर सकें और इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए, ना ही फाइनेंशियली, ना ही एज अ फादर और कुछ भी। तुम्हारा बाजूबंद पहने पीली साड़ी का फ़ोटो आज दिल में एक कसक पैदा कर रहा है। बेटू के संस्कार में पूरा परिवार का फ़ोटो देखकर लगता है कि टाइम मशीन से वापस जाकर हम पहले जैसे कर दूं। तुम्हारी लक्ष्मी पूजा की फ़ोटो में ऐसा लग रहा है कि प्यार ही हो जाएगा। हम ऐसा नहीं है, उस टाइम सब ठीक चल रहा था, ठीक है। हम भरोसे में रहते हैं आदमी के कि हम अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारा सपोर्ट करेगा। ये फ़ोटोज़ ऐसे ही नहीं है, तमाशा करती तो मैं डे 1 पे भी तमाशा कर सकती, डे 2 पे भी तमाशा कर सकती थी। ये बेटे होने के साल भर बाद की बातें हैं, है ना। तो ये मैं सब टॉलरेट करती आ रही हूँ और इनको लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, कुछ भी ख़राब नहीं है इसके साथ में, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जबकि मारपीट स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए बख्तरा का फ़ोटो है, ये मारपीट स्टार्ट हो गई थी उसके बाद का फ़ोटो। फिर भी मैं पूजा कर रही हूँ, इसके साथ में रह रही हूँ, इसका घर संभाल रही हूँ। आप घर देखो, 2 कमरे का घर है। बेटू का बख्तरा में टेबल के नीचे छुप जाना, उसका सफ़ेद चूहा मुझे अपने सिपर से पेट पर बैठकर दूध पिलाना, उसका वो पतंग उड़ाकर खुश होना, डायरी पकड़कर न्यूड फ़ोटो खींचना, कन्या भोजन के बीच में बैठकर खाना खाना, उसकी पहली पलटी बख्तरा की छत पर, कमरधनी और पायल पहने, काजल लगाकर टीका लगाकर लेटे हुए फ़ोटो आज भी अपने प्यार को महसूस कराती है। ऊटी, मैसूर, बेंगलोर की वो शानदार ट्रिप जहां हमने वो ख़ास दिन साथ गुजारे। ये जो ट्रिप पे जब गए थे मैंने प्रैम्प लिया था, ये 2000 शायद 4 या 5 की बात होगी, नहीं 2003 की बात है। आर्या 6 महीने का हुआ था, हाँ 6-8 मंथ का हुआ था जब मैंने प्रैम्प लिया था। इसके लिए क्यों लिया था, क्योंकि मेरे हाथ से उठाते नहीं बनता था और ये उसको गोदी नहीं लेते थे। तो वहाँ की जो फ़ोटो है आर्या की वो प्रैम्प में है, क्योंकि ये पूरे रास्ते उसको हाथ में नहीं लेते थे और मेरे हाथ से बनता नहीं था कि मैं पूरे टाइम लेके घूमूँ उसको। और एक अमिट याद दिलों में समेट कर रखी है वो दिन जब बेटू को एक
हाथ पर उठाया था और तुमने उसे कमरे में हमेशा के लिए संजो दिया था। बेटू का पहला ब्रश, पहली फ्रॉक जो तुमने अपने हाथों से बनाई थी, पहली वर्ड जब बंद अपने पैरों में पकड़ कर खड़ा हुआ, पहली ट्राईसाइकिल जो उसने चलाई, उसकी वो सबसे पहली टी, डॉल्फिन नोज पर बैठकर हमने फ़ोटो खींचा था, मिनी बस में बैठी हुई तुम और बेटू का वो पोंगा पंडित पूरा खा जाना। ये सब ऊटी हम लोग गए थे, इनको TLC मिलता था, SBI में इनको ट्रैवल अलाउंस मिलता था, उसमें गए थे हम लोग। तो ये वो है डिटेल्स। मेरा UTI बैंक ज्वाइन करना और अहमदाबाद आना, पहली बारिश में बेटू और तुम्हारे साथ भीगना और मेरा बीमार पड़ जाना, तुम्हारा मुझे चिपक कर सोना, रातों में अक्सर जाग कर तुम्हें ताकते रहना, सुबह उठने से पहले तुम्हारे चेहरे की झलक देखना और देखते ही रहना, हमारी दीव की यात्रा, पहली बार समुंदर में नहाना, माउंट आबू में रॉयल फैमिली की ड्रेस में एक दूसरे का हाथ थामना, ये सब वो मोमेंट हैं जो टॉर्चर होते हुए हर फैमिली में हर औरत अपने फैमिली के संग अच्छे पल गुजारना चाहती है। मैंने कभी भी फ़ोटो नहीं लिया, इससे पहले वाले भी 2002 से जब से शादी हुई, मैंने कभी भी वो फ़ोटो वो चीज़ें ऐसे लेटर में लिख के नहीं रखी हैं, कोर्ट में ज़रूर दी हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी इवेंट में इन्होंने मारपीट करी है। डेली गालियाँ तो हम नोटिस नहीं कर सकते ना कि आज तुमने मुझे ये ताना मारा था, कल तुमने मुझे ये ताना मारा था, 30 दिन महीने का हम वो हिसाब नहीं रखते हैं, बट ये हम अच्छी मेमोरीज़ बना के रखते हैं एल्बम में जो इन्होंने लिख के भेजी हैं। इसके बैक एंड पे ये नहीं लिख रहा है कहीं पे भी कि मैंने तुम्हें रंडी छिनाल की गाली दी, मैंने तुम्हारा दीवार में सर मारा, मैंने तुम्हारा हाथ बेंड कर दिया, ये कहीं नहीं लिख रहे हैं। ये दीव तक आ गए, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि 2005 में मैंने तुम्हारा हाथ बेंड किया था, 2004 में मैंने दीवार में सर मारा था, रंडी छिनाल की गालियाँ दी थी माँ बाप के सामने, कहीं नहीं है वो दोबारा 2006 में कोटक ज्वाइनिंग के पहले माता का बुलावा, वैष्णो देवी हम दोबारा गए थे, बेटू की जय माता दी और उसका वो जोश, पटनी टॉप में वो कड़ाके की सर्दी और बेटे का पहला नॉनवेज डिनर, बेइंतहा सर्दी में वो हाथ पकड़कर सोना, वो बेटू का जंप एंड ईट में फर्स्ट आना, तेजेंद्र प्रसाद स्कूल में डांस में पहली बार स्टेज पर जाने का अनुभव, मई 2008 में बेटू का पहला दांत टूटना, सिक्का परी से मिलना, अंचित से गहरी दोस्ती, हमारी पहली कार और पहली ड्राइव, सनरूफ की ख्वाहिश पूरी होना, वो उंझा की मस्त होली, ये सब चीज़ें चल रही थी। पैरेलली मारपीट भी चल रही थी। इन्होंने उंझा में मुझे बेड से मारा था, पीरियड्स के पेन में, मैं एक्सट्रीम पेन में थी, ये सब चीज़ें पैरेलल में हो रही थी। मैंने खाना बना के रखा था और ये बैंक से आए लंच करने और मैं एक्सट्रीम पेन में थी। मैंने पेन के जो क्रैम्प्स आ रहे थे उसके बीच बीच में उठ के पहले सिर्फ सोचा कि होटल से मंगा लूँ, फिर लगा कि नहीं गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने उठ के क्रैम्प्स के बीच में टाइम मिलता है उसमें पहले सब्ज़ी बनाई, फिर आके लेट गई, फिर रोटी सेकी जाके, फिर आके लेट गई, फिर लगा अभी तो इनको आने में और टाइम है, तो फिर जाके मैंने दाल चढ़ा दी कुकर में, फिर आके लेट गई, फिर जाके मैंने दाल बघार दी, उसी कुकर में चावल चढ़ा दिए, फिर जाके लेट गई। ऐसे मैंने टुकड़ों टुकड़ों में खाना बनाया था। गंदा वाला पेन हो रहा था और मैंने सारा खाना लाके टीवी के सामने, नीचे ये डाइनिंग टेबल पर नहीं खाते थे, टीवी के सामने बैठ के दूसरे वाले बेडरूम जो खाली पड़ा था उसमें खाते थे, वहाँ सब चीज़ें रख दी।
थाली भी रख दी, सलाद भी काट दिया उसी क्रम में। और मैंने इनको सिर्फ इनके ये आर्या को मैं लेने गई स्टॉप तक तेजेंद्र प्रसाद से, वो हम मेन हाईवे पे ही आती थी उसकी सोसाइटी के बाहर बस। मैं उसको लेने गई 12:30 बजे। बच्चे ने मेरी शक्ल देख के पहचान लिया कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ थोड़ी सी। 5.5 साल का बच्चा क्या समझेगा कि मम्मी को क्या तकलीफ़ है, लेकिन फेस से उसको समझ में आ गया। मैंने अपने राइट हैंड का हाथ ऐसे आगे किया, ऐसे हम उंगली पकड़ाते हैं बच्चे को, ऐसे उंगली आगे करी। उसने मेरा बाजू पकड़ा कि आप मुझे लेने आए हो लेकिन तकलीफ़ में हो, इसलिए मैं आपको घर लेके चलता हूँ। जेस्चर वाली बात कर रही हूँ मैं। 5.5 साल के बच्चे को समझ में आ गया कि मम्मी तकलीफ़ में है, और बोला कि आप क्यों लेने आए, मैं घर तक आ जाता। पर वो हाईवे है तो मुझे डर लगा था उस टाइम पे कि नहीं, हाईवे पे मैं रोज़ उसको लेने रिसीव करने चली जाती थी, 50 कदम पे ही था घर से। ये बोलने की बात नहीं होती कि तकलीफ़ में है कोई तो चेहरे पे दिखे नहीं या हमको समझ में नहीं आए। अब ये आए करीब 1:30 बजे, 1-1:30 बजे खाना खाने। तो मैं इनके पीछे वेट कर रही थी कि मैं तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, क्योंकि बच्चा अकेला है तो और खाना रखा हुआ है या कोई भी नहीं है घर में, तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं कि रेस्ट कर ले प्रॉपरली तकलीफ़ में। तो मैं ये बैठे आके पालथी लगा के गद्दे पे, तो मैं इनके पीछे चिपक के लेट गई। मैंने कहा मैंने खाना बना के रख दिया, आप प्लीज़ खाना निकाल के खा लो। गाली दे के मेरे ऊपर पड़ा कि हरामजादी, मैं नहीं निकाल के खाऊंगा, मैं कुत्ता नहीं हूँ, तू परस के दे। इस बात पे इसने मुझे, आर्या का वहीं बैट पड़ा हुआ था, हार्ड प्लास्टिक वाला बैट, इसने मुझे बहुत सारे बैट से मारा मेरे दोनों थाइस पे, यहाँ पे। मैं उस टाइम शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं पहनती थी, अब पहनती हूँ। बैट की जो चौड़ाई होती है, ये दोनों थाइस पे मेरे इतने मोटे मोटे निशान थे। ये 2007 की बात कर रही हूँ। इतने मोटे मोटे निशान थे जितनी बैट की विड्थ होती है ना, ऐसे। और ये जो लिख रहे हैं ये कहानियाँ, ये वो मोमेंट नहीं है जो इन्होंने मुझे दिए हैं, जो मुझे कभी भूलेंगे नहीं। ये एल्बम में नहीं आते किसी के भी। कॉस्मोस कैसल स्कूल में सारे एनुअल फंक्शंस जहाँ बेटू ने हर साल भाग लिया, टेबल के नीचे छुपकर बेटू का सिपर से दूध पीना, उसका पता नहीं क्या लिखा, टैट बनाना। हमारा घर, जो सपना तुम शादी की शुरुआत से देखती रहीं अपने घर का, वो सपना पूरा हुआ। हमने एक एक तिनका जोड़कर अपने घर को सुंदर और सपनों जैसा बनाया। एक एक दीवार पर अपनी पसंद के रंग भी भरवाए। हमारे घर में इतनी रोशनी है कि जीवन ही रोशन लगने लगा। एक एक लाइट हमने अपनी मर्ज़ी से चुनी। एक एक सामान खरीदने के बाद जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखी वो मेरे लिए अनमोल थी। सेम टाइम में ये मुझे, मतलब ये ऑब्वियसली हर लेवल का इंसान होता है, इनसे अमीर इंसान भी पड़े होंगे जो करोड़ों खर्च करते होंगे, लेकिन वो लग्ज़री अपने साथ लेके आते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। औरत की लाइफ में वो लग्ज़री अगर ये है तो है ना। इससे आपकी शादी ईमानदारी से आप चला रहे हो वो प्रूफ नहीं होता है। अगर तुम दूसरी औरतों में इन्वॉल्व हो, अगर तुम ये पावर लेके बैठे हो कि जब तक मैं हूँ इसके साथ में तब तक मैं इसके संग लग्ज़री शेयर करूँगा, और जिस दिन मेरा मन भर गया या इसने अपने मन का कुछ डिसीज़न ले लिया, ये लग्ज़री ख़त्म हो जाएगी, तो ये चीज़ें नश्वर है, इनका कोई सेंस नहीं है। और अगर इस लेटर में ये हम लिख रहे हैं तो कोर्ट में हम क्यों नहीं लिख रहे? वहाँ तो इनका अकेला कैसे हो जाता? मेरे घर में मुझे खाना नहीं दिया, मेरे घर में ये रहीं, मेरा घर नीलाम हो रहा है, मेरा घर नीलामी में चला गया। अपने घर में ही आकर ज़िंदगी पटरी पर तेज़ दौड़ने लगी थी। वो हर बार यूएस पिज़्ज़ा की जिद ही जाना, जब बेटू की खांसी हो वो तुम्हारा घर पर पिज़्ज़ा बनाना, मेरी पसंद की बाटी और खीर बनाना किसी 7 स्टार होटल की फीस्ट से बढ़कर थी। वो हमारा सिलवासा में ट्रिप, शिरडी में साईं बाबा के दर्शन, सापुतारा का
चित्रकूट रिजॉर्ट जहाँ सूरज की पहली किरण हमारा स्वागत करती थी, वो सापुतारा के टेढ़े मेढ़े रास्ते जहाँ हमारे साथ ड्राइव करना ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक था। तुम्हारा वो सर जी कहना और मेरा मैडम जी कहना, तुम्हारा मई 2008 का ग्रीटिंग लव यू फॉर एवर के साथ एन्जॉय योर बर्थडे विथ योर कार वाला बेस्ट ग्रीटिंग, मेरा हमारी 10th एनिवर्सरी का वो लाल ग्रीटिंग, वो मेरा फर्स्ट नाइट का लॉकेट विथ संपूर्ण वर्ड, तुम्हारे साथ हमेशा रहने की इच्छा। कहना और करने में फ़र्क होता है। इन्होंने मुझे 2004 में जब ओरल सेक्स के लिए मुझे फ़ोर्स किया, तभी इन्होंने मुझे ब्लैकमेल ये किया था कि तू नहीं करेगी तो मैं रंडियों के पास जाऊंगा। ये संपूर्ण यहाँ पे लिख रहा है ना, ये खोखला संपूर्ण है कि मैं तुम्हें संपूर्ण दूंगा। वो लेटर भी मैं एक दिन रीड करूँगी। ये सब खोखली बातें हैं कि इल्यूजन में जीऊँ मैं कि ये मुझे संपूर्ण दे रहे हैं। बाहर थोड़ी ना मैं इनके पीछे पीछे भागती फिरती हूँ। अगर घर में इंसान बोल रहा है 15 साल तक कि मैं रंडियों के पास जाऊँगा, मैं कॉल गर्ल्स के पास जाऊँगा, तो मुझे बाहर इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो पक्का जाएगा, मुझे पता है कि जाएगा। उसके लिए मैं अपना दिमाग ख़राब थोड़ी ना करूँगी इनके पीछे पीछे भाग भाग के। और वो भी ऑडियो में रिकॉर्ड है, वो भी मैं डालूँगी। वो ऑफिस से जल्दी आना और तुम्हें पास बिठाना, तुम्हें छूने की हर कोशिश करना, तुम्हें हमेशा सामने देखने की इच्छा, तुम्हारे साथ खाना, तुम्हारे साथ अधिक से अधिक वक्त गुजारने की चाह, तुम्हारा मुझे अपने सीने से भींचकर गले लगाना, तुम्हारा मेरा माथा सहलाना, तुम्हारा मुझे छूना, सुबह उठते समय गुड मॉर्निंग कहना, गुड मॉर्निंग सर जी कहना, तुम्हारा मेरी हेल्थ का ध्यान रखना, तुम्हारा मेरी पसंद की चीज़ें लाना और शायद मैं ना खरीद पाता, तुम्हारा अपने शौक़ दबाकर मेरे लिए पैसे देना, तुम्हारे ऊपर हाथ रखकर सोना, तुम्हारे सीने से लगाकर तुरंत सो जाना और खर्राटे मारना, ऑफिस जाते समय गुड बाय कीर्ति, जाते समय मुझे बाय करना, गुड बाय किस, और जाते समय तुम्हें बाय करना, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी छुअन, तुम्हारा एहसास, तुम्हारा नाराज़ होना और मेरा मनाना, तुम्हारा गुस्से में करवट बदलकर सोना और मेरा पीछे से हाथ डालकर तुम्हें मनाना, तुमसे पीछे से लिपट कर सोना, तुमसे पीठ सटाकर सोना, तुम्हारे लिए कुछ सामान या चूड़ी लाना, तुम्हें खुश करने के लिए किचन में आके पीछे घूमना, तुम्हें शॉपिंग कराने, खुश होते हुए देखना, तुमसे लिपटकर रोना, दोनों का एक दूसरे को हौसला देना, तुम्हें भगवान से मांगना जब कला दर्शन में तुम्हें डेंगू हुआ था, बजरंग बली से पहली बार लड़ाई करना अपनी जान के लिए, तुम्हें गोवर्धन थाल में खाना खिलाना, तुम्हारे दर्द को अपने लिए मांगना, आज सीने में दर्द हो रहा है, आपने सीने से 2 दिन से नहीं लगाया, सुनना और तुरंत तुम्हें सीने से लगाना। 13 सालों में इतना अगर सब कुछ अच्छा था तो मारने के लिए जब मैंने बोला कि मारना बंद करो तो क्यों इसने बोला कि हरामजादी मैं तो मारूंगा। अगर यही अच्छी बातें ही थीं जो इन्होंने इस स्पेस के अलावा ये जो मोमेंट होते हैं, हम अगर 13 साल अगर मैं काउंट करूं और एवरी डे में डिवाइड करूं तो 24 घंटे में से कितने दिन होंगे जब हम लोग बाहर गए होंगे।
24 घंटे में हम ये नौकरी भी करते थे 10 घंटे की। सुबह हार्डली 2 घंटे मेरे साथ होते थे, या 1 घंटे मानो, क्योंकि ये उठते ही नहीं थे मॉर्निंग में, सब काम मैं ही करती थी। और 2 घंटे रात में समझ लो, या 3 घंटे समझ लो मैक्सिमम। अगर ये 8 बजे आए हैं तो 11 बजे तक हम जागेंगे। वो 4 घंटे की लाइफ जो होती है, रेगुलर डेज़ की बात कर रही हूँ, वही हम साथ में बिताते हैं। बाकी जो 10 घंटे ऑफिस में, ये कहीं तो कहीं बिज़ी होंगे ना। जब तो इन्हें खुद को एहसास नहीं है, मुझे दुहाई दे रहे हैं 13 साल की, इन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया कि हाँ मैं नहीं मारूंगा, तुम हाथ घिस रही हो। ये सिर्फ अच्छे मोमेंट इनके नज़रिए से तो नहीं होंगे ना। अच्छे मोमेंट, मैंने भी अच्छे मोमेंट देने की कोशिश करी ना, लिखा है ना इसमें। तो इन्होंने क्यों नहीं मुझे कमिटमेंट दिया कि आगे से मारपीट नहीं होगी। स्टार्टिंग में मैंने लेटर बताया कि मैंने वहाँ पे कंप्लेंट करी थी करंज पुलिस स्टेशन में। कुछ तो ये कर रहे थे ना कि मुझे पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। 13 सालों के प्यार को 4 पन्ने में उतारना शायद काफ़ी कुछ छूट रहा है। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, शायद शब्दों में कुछ कमी हो। एक बात पक्की है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हमने अपने इन 13 सालों में अच्छे पल ज़्यादा जिए हैं, ज़्यादा कम क्या होता है। अगर तुम मेरा गला 2 सेकंड के लिए पकड़ते हो टाइटली, चलो 10 सेकंड के लिए पकड़ते हो टाइटली, फिर तुम मुझे 10 घंटे प्यार करो, लेकिन वो गला दबाना तो गला दबाना रहेगा ना। 13 सालों में अच्छे पल ज़्यादा जिए हैं तो प्लीज़ वापस आ जाओ और अपना घर संभालो। मैं बजरंग बली को बीच में रखते हुए तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ ये कोई परेशानी नहीं दूंगा, ये सेक्शन 9 के लिए, जब सेक्शन 9 या डिवोर्स फाइल करने के पहले बीवी मायके चली गई हो तो इस तरीके के लीगल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कोर्ट में ये दिखाना होता है कि मैंने अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये लेटर मुझे इन्होंने स्काइप पे, ये लेटर मुझे मिला, आर्या की टीसी मिली, तो मुझे तब तक नहीं पता था कि ये इस लेवल पे भी जाएंगे, क्योंकि आर्या का एडमिशन ऑलरेडी हो गया था रायन में। तो मैंने अनिल भैया को बीच में डाला, इनके दोस्त है अनिल मिश्रा, उसको बीच में डाला। उससे बोला कि देखो मैं शादी में आई थी और हाँ मेरी साथ में बात चल रही है कि मारपीट नहीं होनी चाहिए, माँ बाप आ रहे हैं तो, बट ये बोल रहे हैं कि हरामजादी मैं तो मारूंगा। तो मतलब मेरा 13 साल का किया धरा सब पानी में मिल गया, ये मारेंगे तो। और मार खा के तो मैं किसी के माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। तो अगर वो आ रहे हैं तो उनको हाथ तो रोकना पड़ेगा। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में कि मैं बिना किसी रीज़न से मायके चली गई हूँ, जबकि मैं शादी में गई थी। वो फ़ोटोज़ भी मैं दिखाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। हाँ, अभी इनका दूसरा प्रोफाइल देखना, ये क्या क्या गंदी बातें वहाँ बोल रहे हैं। मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, ये मैंने पैसा दे के नहीं लिखवाया इनसे। हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे खुद से ज़्यादा प्यार किया है। मैंने अपने से ज़्यादा इनको प्यार किया, ये खुद लिख रहे हैं। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं घर छोड़ के नहीं गई हूँ। मेरा ऑलरेडी रिजर्वेशन 10 जून का था, जो इन्होंने ही किया था। मेरा बजरंग बली पर विश्वास बना रहने दो। मैं नास्तिक नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ बजरंग बली ने कभी किसी का घर नहीं टूटने दिया, मेरा भी नहीं टूटने देंगे। इनको खुद पे भरोसा नहीं है, ये रोज़ मुझे डिवोर्स की धमकी देते हैं। ये पिछले 13 साल जो लिख रहे हैं ना, बार बार 13 साल, मैंने डिवोर्स की धमकी झेली है कि मेरे बाप ने एक औरत को छोड़ दिया, मार के भगा दिया। डिवोर्स तो क्या हुआ होगा, पेपर पे लिखा पड़ी हुई होगी, और दूसरी औरत है माँ जो है इनकी, तो कुछ नहीं बिगड़ता है, बीबी को मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रंडी रोना यहाँ पे कर रहे हैं लेटर में। मुझे मेरी वो कीर्ति दे दो प्लीज़। तुम्हारी वापसी की राह देखता हुआ। फिर इनके साइन है यहाँ पे, और ये इन्होंने मुझे धमकाने के लिए लेटर लिखा था।